फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं हूं अंकिता मिश्रा। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और ये फ्रेंड PYQ सीरीज़ है। PYQ सीरीज़ 40 नंबर की क्लास है। ये सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आपको बता दें, ये TGT PGT और अन्य परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे TGT हो, PGT हो, DSSB हो, LT हो या BPSC STET हो। कोई भी परीक्षा जहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रश्न बनते हैं फ्रेंड, तो वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। और एक सीरीज हमारी GK GS की आ रही है फ्रेंड। वैसे नाम तो उसका बिहार BPSC करंट अफेयर का है, परंतु सभी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है, वो भी तो आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यदि हम बहुत दिन से आपसे कह रहे हैं कि यदि आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल पड़े हों जो आप नहीं रीड कर सकते हैं किसी वजह से, टाइम की वजह से, या जो भी प्रॉब्लम्स है, या बुक की कोई PDFs है, कोई सीरीज़ की PDFs है, तो नहीं रीड कर सकते, यदि हमारे माध्यम से पढ़ना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ हमें सेंड कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा फ्रेंड, तो आपने अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या फिर राहुल सांकृत्यायन। इजी प्रश्न है फ्रेंड, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और अगर रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में ना हो तो आप किसको लगाएंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। लेकिन यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है, तो रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप व्याख्या, सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, तो ये देखिए दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अगर ऑप्शन में एक ना हो तो आप एक दूसरे को लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी कहा, तो इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को कहा है। अगर वहीं रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो या फिर बोथ ऑप्शन दिया हो तो दोनों राइट होंगे। देखिए अगला प्रश्न, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या फिर पचासी। तो फ्रेंड शौरसेनी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे आप, ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। देखिए पहले हमने ये प्रश्न को कई बार रिपीट किया है। इसी सीरीज में ये प्रश्न बार बार बने हुए हैं फ्रेंड एग्जाम में। इसी सीरीज में मैंने इसको बताया कि पहले जो है देवता आए होंगे, तो पहले देवताओं की भाषा क्या रही होगी? संस्कृत, इसलिए संस्कृत पहले आएगा, इसके बाद पाली आएगा, इसके बाद लोग भगवान को बुद्ध की संज्ञा दी है, या बुद्ध को भगवान समझकर पूजा करते थे। इसके बाद पाली किसकी भाषा थी? भगवान बुद्ध की थी। इसके बाद पाली आ गया, फिर प्राकृतिक आ गया। ठीक है, प्राकृत, फिर अपभ्रंश आया, फिर हिंदी आई। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण निम्न है। अपभ्रंश उपभाषा बोली, देखिए शौरसेनी की उपभाषा क्या है फ्रेंड? तो पश्चिमी हिंदी है। और बोली इसकी क्या है? खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो ये पश्चिमी हिंदी की 5 भाषाएं हैं, बोलियां हैं फ्रेंड। कौरवी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली या कन्नौजी। ठीक है, तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ फ्रेंड? शौरसेनी अपभ्रंश से। हरियाणवी या बांगरू का विकास कैसे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। कन्नौजी खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। आप ऐसे याद रख लेंगे। चलिए बात करते हैं, राजस्थानी भी पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है फ्रेंड। तो राजस्थानी में कौन कौन सी भाषा बोली है? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इसमें याद रखना है फ्रेंड कि पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी या दक्षिण में माल है तो दक्षिण से मालवी, उत्तर की मेवाती है और पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है। ठीक है, आगे फ्रेंड पहाड़ी और गुजराती को देखते हैं।
तो पहाड़ी का है फ्रेंड कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। ठीक है, सॉरी नेपाली तो गुजराती का है। तो पहाड़ी की कौन सी बोली है फ्रेंड? कुमाऊनी, गढ़वाली, और गुजराती की नेपाली है। तो अभी आपने पश्चिमी अपभ्रंश के अंतर्गत देखा फ्रेंड। अब आप पूर्वी अपभ्रंश के अंतर्गत देखिए। पूर्वी अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC आपने रटा ही होगा। और मागधी के अंतर्गत फ्रेंड भी 3 आती हैं। ठीक है, तो बिहारी इसकी उपभाषा है मागधी की। मागधी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली, और बंगला भी इसी में आता है फ्रेंड। ठीक है, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी का बंगला, उड़ा, असमिया, मतलब मागधी अपभ्रंश से भी 5 उपभाषाएं विकसित हुई। ठीक है, तो बिहारी, बंगला, उड़िया, 4 ही दिया है यहाँ पे, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। ठीक है, और बिहारी की कौन कौन सी बोली है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। पैसाची की बात करें चौथे नंबर पर फ्रेंड, तो लहदा, पंजाबी। ठीक है, पैसाची से क्या मिला? पैसे से क्या मिलेगा? लहंगा मिलेगा फ्रेंड, ऐसे याद रखेंगे। तो पैसाची से लहंगा और लहदा और पंजाबी। ब्राह्मण की बोली क्या है? सिंधी, और महाराष्ट्री की मराठी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, अबलो नशानी अबना नशयो उक्ति किसकी है? तुलसीदास की है, सूरदास की है, मीराबाई की है, या फिर कबीरदास की है? तो अबलो नशानी अबना नशयो, ये उक्ति फ्रेंड तुलसीदास की है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो और भी कुछ पंक्तियां देखते चलते हैं। जैसे मेरे नैन बिरह की बेल भई, ये किसकी पंक्ति है? तो ये सूरदास की पंक्ति है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये मीराबाई की पंक्ति है। हरि मोरा प्यू में हर की बहुरिया, ये कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राउल बेल किसकी रचना है? चंद्रबरदाई, रोड कवि, दामोदर शर्मा, या फिर स्वयंभू? तो राउल बेल किसकी रचना है फ्रेंड? तो ये रोडा कवि की रचना है। 7 नायिकाओं का भी वर्णन है, नक्सिक रचना है ये। आइए यहाँ से देखेंगे। देखिए राउल बेल किसकी रचना है? तो रोड कवि की, या रोडा कवि कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की, और पयुम चरु स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका, चंदायन। तो इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है फ्रेंड? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा कैसी है? तो विनय पत्रिका की भाषा फ्रेंड ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। बाकी तीनों रामचरित अवधी भाषा में है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में है, और मुल्ला दाऊद का चंदायन भी अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊधो शतक किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, नाथुराम शर्मा शंकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो फ्रेंड ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, और इनकी कौन सी रचना है? हिंडोला, है ना, ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की ही रचना है। और यहाँ से देखेंगे आप, साये में धूप किसकी रचना है? तो ये दुष्यंत कुमार की 1975 का काव्य संग्रह है। कनुप्रिया 1959 धर्मवीर भारती का काव्य है। संशय की एक रात नरेश मेहता का प्रबंध काव्य है। और नोट्स है फ्रेंड, आत्मजयी 1965 ईस्वी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य है, और इसमें कठोपनिषद के नचकेता प्रसंग पर आधारित है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन सी नहीं है? मतलब कौन से प्रारंभकर्ता नहीं है? ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद यादव, मोहन राकेश, या फिर ज्ञान रंजन? तो फ्रेंड ज्ञान रंजन ही नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यही तीनों तो नई कहानी आंदोलन के सूत्रकर्ता थे। ठीक है, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। यहाँ से देख लीजिए आप डिटेल से।
नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 से 57 में होता है। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 से 57 में होता है। 2 बार क्यों बोल दिया इन्होंने। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश तथा राजेंद्र यादव आते हैं, जबकि ज्ञान रंजन मुख्यतः आ कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है फ्रेंड, तो गंगा प्रसाद बिमल है, और जबकि ज्ञान रंजन भी इससे जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से महाकाव्य कौन सा नहीं है, साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान या फिर प्रियप्रवास। तो फ्रेंड साकेत किसकी रचना है, तो साकेत 1931 का मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और प्रियप्रवास 1914 ईस्वी किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। महाप्रस्थान किसका है, तो महाप्रस्थान किसका है, नरेश मेहता का है, और यही ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्योंकि ये महाकाव्य नहीं है, ये क्या है फिर, तो ये तो प्रबंध काव्य है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। प्रियप्रवास 1916 ईस्वी कृत हरिऔध को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। अगला प्रश्न, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है, हरियाणवी साहित्य से, राजस्थानी साहित्य से, अवधी साहित्य से या फिर मैथिली साहित्य से। तो डिंगल भाषा का संबंध फ्रेंड राजस्थानी साहित्य से है। तो आप देखेंगे डिंगल प्लस राजस्थानी, डिंगल प्लस राजस्थानी, और पिंगल प्लस क्या होगा, तो डिंगल प्लस राजस्थानी। तो देखिए पिंगल भाषाओं का संबंध किससे है, तो पिंगल का फ्रेंड ब्रजभाषा से है, जबकि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी बराबर डिंगल। इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल, और अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा पिंगल। ब्रजभाषा किसमें था, पिंगल में, और राजस्थानी भाषा किसमें था, डिंगल में। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल का तथा कोमलकांत पदावली के लिए पिंगल शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, मैं बुरशा इल्ला किसकी रचना है, अनामिका, मैत्री पुष्पा, महुआ माझी, चित्रा मोटकर। तो मैं बुरशा इल्ला ये किसकी रचना है फ्रेंड, तो ये महुआ माझी की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ से देखिए मैं बुरशा इल्ला क्या है, तो ये कहानी है फ्रेंड, कहानीकार महुआ माझी है, प्रकाशन वर्ष 2006। अवांतर कथा अनामिका कहानीकार हैं, प्रकाशन वर्ष 2006। गोमा हस्ती है किस लिए, मैत्रेय के लिए, तो मैत्री पुष्पा की रचना है 1998। जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी, ये किसकी रचना है, तो चित्रा मुदगल की रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मेरी आत्म कहानी, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं, माटी की मूर्तें। तो निम्नलिखित रचना में आत्मकथा नहीं है। देखिए माटी की मूर्तें तो संस्मरण है रामवृक्ष बेनीपुरी का, लेकिन ये आत्मकथा में भी आता है। मेरी आत्म कहानी तो श्याम सुंदर दास की है, मेरी जीवन यात्रा किसकी है, तो ये योगी हरि का तो प्रवाह है। तो मेरी असफलताएं ये आत्म कहानी नहीं है फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए पढ़ तो हम सही रहे थे, लेकिन ऑप्शन बी बता दिए, माफ़ कीजिएगा। देखिए माटी की मूर्तें संस्मरण है ना, तो देखिए मेरी असफलताएं ये गुलाब राय की है, और मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी है, तो राहुल सांकृत्यायन की है। तो यही आत्मकथा नहीं, क्योंकि ये संस्मरण में आता है। आप यहाँ से देखिएगा, देखिए मेरी आत्म कहानी 1941 श्याम सुंदर दास, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन, माटी की मूर्तें 1946 रामवृक्ष बेनीपुरी का ये रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में आता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे खैर रेखाचित्र दिया है। अगला प्रश्न देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है, तो विद्यानिवास मिश्र का है, कुबेरनाथ राय का है,
हरिशंकर राय का है या फिर धर्मवीर भारती का है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कहाँ पे भीग रहा है? विद्या के निवास में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ निबंध और प्रकाशन वर्ष निबंधकार को देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस वर्ष भीग रहा है? तो 1974 में विद्या के निवास में। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी कुबेरनाथ राय। पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी हरिशंकर प्रसाई। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी धर्मवीर भारती। तो ये सारा क्या है फ्रेंड? निबंध संग्रह है। ये सारी रचना निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा जी। निम्नलिखित में कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंधु, बादशाह, गुलाम बेगम। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। देखिए, नरमेध, बादशाह, गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयत, काठ की तोप इत्यादि गिरिराज किशोर के नाटक हैं। जबकि द्रौपदी 1972 ईस्वी, सेतबंधु नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात आदि सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आप। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? ठीक है, तो फ्रेंड ये किसका है? अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, ये फ्रेंड सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की रचना है। एक बूथ सहसा उछली 1960 और अरे यायावर रहेगा याद 1953 ईस्वी, दोनों अज्ञे की रचना है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, तो पैरों में पंख बांधकर 1952 में, उड़ते चलो 54 में, रामवृक्ष बेनीपुरी। लोहे की दीवार के दोनों ओर राह बीती 1953 से 56 यशपाल की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन। भूमक्कर शास्त्र भी 1948 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। नोट्स है फ्रेंड, राहुल सांकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। अगर घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में पूछा जाए तो किसका किसका नाम आएगा? पहले नंबर पे सांकृत्यायन, दूसरे नंबर पे अज्ञे, तीसरे नंबर पर नागार्जुन। ठीक है, ये तीनों लोग बृहत्त्रयी में आते हैं। अब फ्रेंड काव्य शास्त्र एवं आलोचना से कुछ प्रश्न हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह। ठीक है, तो फ्रेंड मार्क्सवादी समालोचक में नहीं है तो शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा भी है, नामवर सिंह भी हैं, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी का समय 1906 से 1968 ईस्वी माना जाता है और ये छायावादी, प्रभाववादी, सौष्ठववादी इत्यादि प्रकार के आलोचक हैं। जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा 1912 से 2000 ईस्वी तथा नामवर आदि मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या प्रगतिशील आलोचक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मा अलंकार प्रच्यते किसकी उक्ति है? दंडी की है, भामा की है, रुद्राह की है, रुद्रट नाम है इनका, या भरत मुनि की है? तो फ्रेंड काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्यते, ये उक्ति दंडी की है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए और भी कुछ उक्ति देखते चलिए। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये रुद्रट की है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, ये भरत मुनि की उक्ति है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा की उक्ति है। देखिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड,
संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। ठीक है, तो संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आप इनकी परिभाषा देखते चलिए रूपक अलंकार की। जहाँ उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। उपमा अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण या रूप, चमत्कृत, सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। या जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा ना हो तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनि सुर सरी सम पावनी बानी पीपर पाद सरिस मंडोला, ये तो आप बहुत चर्चित है, आप जान ही रहे हैं। रूप का अतिशयोक्ति में देखिए, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पंक्ति है फ्रेंड, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। अगला देखिए अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी की बात और किसी पर डालकर कही जाए। ठीक है, बात किसी की हो पर किसी और बात पर डालकर कही जाए। ठीक है, बात मतलब कुछ और हो पर उसको कुछ और बात से लगाकर कह दिया जाए, उस या किसी बात को किसी पर डाल के कह दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत सम वृथा देखु विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छ छीनुना मार। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, और इसका हम सिर्फ आंसर पढ़ेंगे, बाकी आप व्याख्या के साथ देखिएगा। देखिए निम्नलिखित रचनाओं के कालक्रम अनुसार अनुक्रम लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बी इज राइट आंसर। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। तो आइए यहाँ से देखते हैं हम डिटेल से। ये है इनका प्रकाशन वर्ष। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1574 ईस्वी। ठीक है, 1574 ईस्वी तुलसीदास रचनाकार है। रामचंद्रिका का है 1601 ईस्वी केशवदास। वैदेही वनवास का है फ्रेंड 1940 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला। ठीक है, तो ये इसका क्रम है, पहले रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, वैदेही वनवास 1940 अयोध्या सिंह उपाध्याय, और राम की शक्ति पूजा 1936 निराला। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न ये भी देख लीजिए, यहाँ से ही देखेंगे हम। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था कि क्रम से है। देखिए ये क्रम से है फ्रेंड। कवि बच्चन सुधा 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का पत्र है। ये पहले मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ, फिर साप्ताहिक हुआ। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट मासिक प्रयाग से निकलता है, और नागरिक प्रचारी पत्रिका 1996 ईस्वी बेड़ी प्रसाद द्वारा त्रैमासिक है, काशी से निकलता है, मतलब 3 महीने में एक बार। सरस्वती 1900 ईस्वी चिंतामणि घोष द्वारा मासिक है, काशी से निकलता है। और नोट्स क्या है इसमें? तो देखिए मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, अर्थ मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक है इसका। ठीक है, और सरस्वती प्रथम काशी से प्रकाशित होती थी, इलाहाबाद बाद में फिर ये मतलब दोबारा इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी, और 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कालक्रम के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, तो सही अनुक्रम है फ्रेंड लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। आइए हम डिटेल से देखते हैं।
देखिए, तो लाला श्रीनिवास दास का जीवन काल क्या है? 1851 से 1887 ईस्वी। प्रेमचंद का 1880 से 1936 ईस्वी। अमृतलाल नागर का 1916 से 1900 ईस्वी। कमलेश्वर का 1932 से 2007 ईस्वी। ठीक है, तो ये इनके जीवन काल का क्रम है फ्रेंड कवियों का। पहले श्रीनिवास दास 51 में, प्रेमचंद 80 में, अमृतलाल नागर 16 में और कमलेश्वर 32 में। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न तो आसान सा है। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम है फ्रेंड, पहले प्रसाद आते हैं 89 में, फिर निराला आते हैं 99 में, फिर पंत आते हैं फ्रेंड, और फिर महादेवी वर्मा आती हैं 7 में। आइए देखते हैं इनका क्रम यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे 90 दिया है, कहीं कहीं 89 मिलता है आपको। ठीक है, खैर यहाँ पे 90 दिया है। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का जीवन काल क्या है? 1890 से 37। अब आप जरूर कमेंट कीजिएगा राइट क्या है, आप क्या जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 से 1962 ईस्वी। पंत जी का 1900 से 1970 ईस्वी। महादेवी वर्मा का 1907 से 87 ईस्वी। ये क्रम है, सारे छायावादी रचनाकार हैं फ्रेंड। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। युग की दृष्टि से रचनाकार का सही अनुक्रम बताएं। तो सही अनुक्रम है चंद्रबरदाई, मीराबाई, सेनापति, हरिऔध। यहाँ से देखेंगे तो चंद्रबरदाई का समय क्या है? 1168 से 1192 आदिकाल के कवि हैं। मीराबाई का है 1516 से 1546 भक्ति काल की रचनाकार हैं। सेनापति का 1589 रीतिकाल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी, ये आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, यह रचनाकार हैं। तो चंद्रबरदाई का समय क्या है? 1168 से 1192। मीराबाई का 1516 से 1546। सेनापति का 1589 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1865 से 1947। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी देखिए नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो नाटकों का सही अनुक्रम है अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, 8वां शर्त। ठीक है, तो अंधेर नगरी कब है? अंधेर की नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु की रचना है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश की है। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, तो अंधेर नगरी 81, चंद्रगुप्त 1931, आषाढ़ का एक दिन 1958, 8वां सर्ग 1976। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताएं। हरिऔध, मीराबाई, चंद्रबरदाई, सेनापति। चंद्रबरदाई, हरिऔध, मीराबाई, सेनापति। मीराबाई, चंद्रबरदाई, सेनापति, हरिऔध। चंद्रबरदाई, मीराबाई, सेनापति, हरिऔध। तो फ्रेंड इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पहले चंद्रबरदाई है। अच्छा, ये तो हो चुका है। अच्छा, ये भी हो चुका है ना। ठीक, देखते हैं कौन सा नहीं हुआ। यहाँ से देखिए, ये वाला नहीं हुआ है ना। तो देखिए ये वाला देखिए फ्रेंड, तो साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, और जिसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। पहले गार्षा दत्ताची, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए सभी का क्रम देखते हैं। तो देखिए गार्षा दत्ताची का समय क्या है? अच्छा, क्या दिया है इसमें? साहित्यकार दिए हैं या रचना दिया? साहित्य इतिहासकारों का सही क्रम है। तो देखिए, तो इतिहासकार हैं फ्रेंड गार्षा दत्ताची। इनका इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी और साहित्यकार शिव सिंह सेंगर हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, निम्नलिखित आर्यों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताना है।
तो फ्रेंड आर्यों लिखा है यहाँ पे, आचार्य हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। पहले भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडित राज जगन्नाथ। आइए डिटेल से देखते हैं। तो देखिए भामा का समय, भामा कौन सी शताब्दी के हैं? तो 6वीं शताब्दी के हैं। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। कुंतक का समय 10वीं से 11वीं शताब्दी, रचना इनकी है वक्रोक्ति जीवितम। रूप गोस्वामी का समय 15 से 16वीं शताब्दी, उज्ज्वल नीलमणि रचना है। पंडित राज जगन्नाथ का समय 17वीं शताब्दी, रस गंगाधर इनकी रचना है। अब फ्रेंड आपको मैचिंग करना है, तो आइए मैचिंग करते हैं। यहाँ से देखिए, चलिए तो देखिए आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो आलोचना पत्रिका के संपादक हैं अरुण कमल, ठीक है। तत्भो पत्रिका के अखिलेश हैं। और हंस पत्रिका के कौन है? तो हंस पत्रिका के राजेंद्र यादव हैं। खैर हंस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने भी किया है, याद रखेंगे। और वाक के कौन है? तो वाक के हैं सुधीर पचौरी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा फ्रेंड? 1 3 4 2 3 4 1। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। आप यहाँ से देखिए, आलोचना पत्रिका के संपादक अरुण कमल है। तत्वों के अखिलेश हैं, लखनऊ से निकलती है। हंस के राजेंद्र यादव हैं, मासिक पत्रिका है, दिल्ली से निकलती है। वाक के सुधीर पचौरी हैं, त्रैमासिक है। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह, मासिक है, अलीगढ़ से निकलती है। हंस का सर्वप्रथम प्रकाशन प्रेमचंद द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस से किया गया, ठीक है। तो हमने बताया था अभी प्रेमचंद ने पहली बार किया था। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। चलिए सुमेलित करिए। तो कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का? 1 का 2 हो गया, 1 का क्या हो गया, तो देखिए 1 का 2 हो गया। तमस किसका है? भीष्म शाहनी का है फ्रेंड। तो 4 हो गया, 2 4। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की, 3 हो गया। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का, ठीक है। तो 2 4 3 1। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी में है 2 4 3 1, ठीक है। तो अब ये देख ही चुके हैं, खैर फिर से एक बार रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है। तो कितने पाकिस्तान सन 2000 कमलेश्वर उपन्यासकार हैं। तमस 1973 ईस्वी भीष्म शाहनी उपन्यासकार हैं। मृगनयनी 1950 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार हैं। नीला चांद 1988 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह उपन्यासकार हैं। और आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 71 दिया है, कहीं कहीं 79 भी मिलता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन है याद करने में भी रचनाओं को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए सुमेलित करते हैं फ्रेंड। देखिए ताई रचना किसकी है? तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की। मोहन राकेश का क्या है फ्रेंड? परमात्मा का कुत्ता। जिंदगी और जोंक अमरकांत का है। और वापसी किसका है? वापसी किसका है? तो उषा प्रियंवदा का है। तो 1 का 2 2 5 देखते हैं, 2 और 5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 2 और 3 होना चाहिए ना। तो अमरकांत का क्या है फ्रेंड? सॉरी माफ़ कीजिएगा, फिर से मिलाते हैं। देखिए विशंबरनाथ शर्मा का है ताई, अमरकांत का दोपहर का भोजन है, ठीक है। और मोहन राकेश का परमात्मा का कुत्ता है। और उषा प्रियंवदा का वापसी है, ठीक है। जिंदगी और जोक तो भुवनेश्वर का है ना। तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए दोनों रचना ही अमरकांत की है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। देखिए वापसी किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा की। दोपहर का भोजन अमरकांत का। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश, ताई विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। जिंदगी और जोक भी अमरकांत का ही है। हमने भुवनेश्वर आपको गलत बता दिया, मुझे लगा गलत होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड।
तो निम्नलिखित नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो बकरी किसका है? बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का है, तो 1 का 3 हो जाएगा। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, 3-1 बकरी 2। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। ठीक है, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, तो 3-1-2-4 3-1-2-4 ऑप्शन ए में है फ्रेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, देखिए निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित करना है। तो चलिए सबसे पहले आसान वाला सुमेलित करते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली, ये पद्माकर की रचना है। ठीक है, देसिल बैना सब्जन मिठा विद्यापति के हैं। और भूषण बिनु न बिराजें कविता बनता मित, ठीक है, ये केशवदास की रचना है। अब बच कौन रहा है? और साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, ये किसकी रचना है फ्रेंड? तो ये कबीरदास की है। तो आइए देखते हैं यहाँ से। देखिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, आप यहाँ से देख लेंगे। देखिए साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। देसिल बैना सब्जन मिठा विद्यापति। भूषण बिन न बिराजे कविता बनता मित केशवदास की। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पद्माकर की है। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमल सैर पर आतप परो प्रभात, ये बिहारी की रचना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो संसद से सड़क तक धूमिल, ठीक है, ऑप्शन 3। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल। और युगधारा, युगधारा किसका है? नागार्जुन का है ना, युगधारा नागार्जुन का। 4 साय में धूप दुष्यंत कुमार 2, तो 3-1-4-2 3-1-4-2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या बहुत बड़ा है, देखो। पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, उनके देखिए ग्रंथ के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, एस्से ऑन क्रिटिसिज्म किसका है फ्रेंड? मैथ्यू अर्नाल्ड का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसका है? तो ये कॉलरिज का है। और एथेटिक्स, रुकिए बात देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का। और एथेटिक्स किसका है? तो ये एथेटिक्स क्रोचे का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका है? आई.ए. रिचर्ड का है। तो 1 का 2 किस ऑप्शन में है फ्रेंड? तो 1 का 2 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ से मिलाते चलते हैं। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, एथेटिक्स क्रोचे, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स, द सेक्रेट वुड टी.एस. इलियट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखिए। तो देखिए कुछ पंक्तियाँ हैं फ्रेंड, और रचनाकारों के साथ सुमेलित कर रहा है। देखिए, जो घनी विभूत पीड़ा थी, तो घनी विभूत पीड़ा किसको थी फ्रेंड? प्रसाद को। ठीक है, तो 1 का 2 हो गया। और देखिए, जी हाँ मैं हजूर में गीत बेचता हूँ, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है,
हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर अस्तवनी बह जाए। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये अज्ञेय की है। और हे प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंस खिली। ठीक है, तो ये मुझे ज्ञात नहीं है। आइए हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कौन सी पंक्ति किसकी है। ठीक है, देखिए, तो जो घनीभूत पीड़ा थी, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुखी हंसी खिली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हम नहीं कहते कि हमें को छोड़कर स्रोत स्तवनी बह जाए, ये अज्ञेय की पंक्ति है। वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न फ्रेंड किससे है? तो ये चलिए अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है, जिसको हम कल देखेंगे। ठीक है, और जो था ये आपका पैसेज से था, तो पैसेज स्किप करते हैं हम, अगला प्रश्न कल देखेंगे। और कल जो देखेंगे ये 2010 का पेपर होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।